वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, आपने ब्रेक से पहले जो बात हुई, आखिरी सवाल था, आपने कहा जो आपने एनालिसिस दिया, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ही रूल कर रहा है ना। अरे भाई खुदा का खौफ करो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दे रहा है, रूल तो हुकूमत कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप अपनी बात से खुद ही फिर गए। अभी आपने खुद कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की बात को अवॉइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट। हाँ, तो अब ये तो नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, अब देखना ये है कि किस हद तक हुकूमत उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है कि नहीं, और अगर अच्छे फैसले हैं तो हुकूमत को करना चाहिए। सेठी साहब, एग्जीक्यूटिव रेट कहाँ रह गई जब आपके डिफेंस मिनिस्टर एयरपोर्ट से ही वापस घर चले यार, गए? मेरे कोई ऑनलाइन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था। वो मेरी कोई ऑनलाइन इंश्योरेंस नहीं है। क्या है तुम मेरे से खिलवाना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, हुकूमत अपना काम कर रही है। दुआ ये मांगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ना वो स्टेप ऑन करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, मैं आपको कुछ नहीं कहता, फिर आप मुझे कहते हैं फंसा देते हो। मगर सेठी साहब, आगे चलते हैं। इसी वर्डिक्ट के हवाले से आप इस वर्डिक्ट से खुश हैं? कमाल कर रहे हो, खुश कौन नहीं है? हाँ, कुछ लोग नहीं खुश, जाहिर है, जिनका रगड़ा निकल रहा है वो खुश नहीं है। हो सकता है कुछ पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स खुश नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, सिर्फ उन्हीं की हो रही है, किसी और की नहीं हो रही, जो कि मैं समझता हूँ जायज़ बात है। साहब, ये फिर आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो फेडरेशन ने, खासतौर पर जरदारी साहब ने कहा कि जी हुकूमत इसको डिफेंड नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनआरओ को, वो फैसला ठीक था? फिर नहीं यार, उन्हें बात ये है कि ये बहुत बड़ी हमाकत थी, ये बड़ी गलती की जरदारी साहब ने। वो जो मैंने आपसे कहा ना, उनका ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी कि बिल्कुल ही लेट जाएं, अब कुछ किसी किस्म की रेजिस्टेंस ना करें, शायद चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज हजरात इतनी हमारे ऊपर फिर वो जरा हाथ हौला रखे, कुछ गले पड़ गए उनके। और वो यही था कि हर बात मानते जाते, और इसीलिए ये फैसला किया कि जी जल्दी जल्दी मान जाए ताकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये खत्म हो जाए एनआरओ, और किसी तरफ की तरफ सुप्रीम कोर्ट ना जाए। मगर ऐसे तो नहीं हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला किया हुआ था कि हमने और बातें भी करनी है, इसीलिए 7 दिन चलाया इस चीज़ को। तो जाहिर है कि जज हजरात के जहन में कुछ बातें थी, और जरदारी साहब ने बहुत बड़ी हमाकत की। पूछिए क्यों? एक वजह, इसको रेजिस्ट करना चाहिए था। इसके 2 तरीके थे। एक तो ये खुद खड़े होके अटॉर्नी जनरल की तरफ से इसको रेजिस्ट करते, क्या होता? अवाम कहती कि लो चोर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई, तो डिफेंस तो चोरी करते हैं ना कोई तो डिफेंस करना ही पड़ता है। फायदा लेके तो बैठे हुए और जजेस का यही होता है कि वो सारी पहलू देखते हैं, तो डिफेंड करना चाहिए था, नंबर 1। अगर आप नहीं भी करना चाहते थे तो आपको किसी प्राइवेट पार्टी की तरफ से, जैसे आपको पता है पिटिशंस आ जाती हैं प्राइवेट पार्टीज की तरफ से, सारा वक्त यहाँ लोग प्रॉक्सीज के जरिए खेलते हैं ना। अगर मैंने किसी पिटिशन करनी है मगर अपना नाम नहीं लाना चाहता, तो मैं तुम्हें कहूंगा यार तुम ये पिटिशन कर दो। तो ये किसी से कहते कि भाई कर दो, तो वो बहुत बड़े 2-3 वकील कर लेते, ठीक है, सीक्रेट फंड्स में से वकील को पैसे दे देते, वो जो इजाजत होती है सीक्रेट फंड्स में से, और वो वकील को कहते डिफेंड करे एनआरओ को। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनआरओ का डिफेंस होना चाहिए था। बहुत अहम बात है। आप देखिए ना, मजाक छोड़िए, बात होना चाहिए था। गवर्नमेंट करती या किसी और से करवाते। इसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एनआरओ का इशू छेड़ा था, वो छेड़ा था ऑर्डिनेंसेस के केसेस में, कि वो जो 37 ऑर्डिनेंसेस थे जो मुशर्रफ साहब के जमाने में पास हुए थे, उनकी क्या हैसियत है, लीगल स्टैंडिंग क्या है, ये आपको पता 3 महीने पहले। बिल्कुल 31 जुलाई में फिर उन्होंने कहा कि एनआरओ के समेत सारे जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनसे जो गवर्नमेंट चाहे पार्लियामेंट के पास जाए और एनआरओ को वहां से अप्रूव करवा दे। यही कहा था ना सुप्रीम कोर्ट। टाइम भी दिया था कि 30 डेज के अंदर अंदर आप जाके एनआरओ को मना ले। 28 नवंबर तक। उससे यही जाहिर होता था ना कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर पार्लियामेंट इसको ओके कर देती है फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोच थी सुप्रीम कोर्ट की कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो कभी ना कहती, वो उसी वक्त कहती नहीं बाकी ऑर्डिनेंसेस को आप ले जाएं, इसको हम, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो हम चैलेंज कर दें, उसको आप देखेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको कह दिया था ना कि आप पार्लियामेंट में चले जाएं। वहां तो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ कानून पास होना था ना। वो जो ऑर्डिनेंस होता है 4 महीने के बाद सिंपल मेजोरिटी से कानून बना दें, तो गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। उस वक्त पार्लियामेंट को डंडा देते, अपने पार्टी को देते और कहते इसको करो। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, वो नहीं किया। उसके बाद चैलेंज में ये पॉइंट रेज करना चाहिए था कि हजरात, आपने तो कहा था कि अगर पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से ओके कर दे तो कोई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की तो बात ही नहीं। अगर होती तो आप भेजते ही ना। और आज अगर आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे तो वो कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगा उस पोजीशन में और आज की पोजीशन में। इसलिए आप इसको एब इनिशियो नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन जरूर कर सकते हैं कि 4 महीने में क्या था, 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके बाद केसेस का क्या हुआ, ये बातें हो सकती थी।
मगर ये एबिनिशो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको डिफेंड करना। अगर गवर्नमेंट ये पोजीशन लेती कि आपने तो ओके कर दिया था, उस वक्त तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की, सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाना था, तो ये पॉइंट रेज ही नहीं हुआ ड्यूरिंग दिस एंटायर इशू। अगर गवर्नमेंट ये पॉइंट रेज करती, इतना आसानी से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर हो सकता। शेठी साहब, फिर यहाँ दो बातें आती हैं। एक तो आप देखेंगे जस्टिस एंड लॉ कमेटी जो थी उसने एनआरओ के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करके उसे एक वक्त तक, आपको याद होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान आ गया था कि ये पार्लियामेंट के अंदर जाएगा एनआरओ। वो तो फिर जब एमक्यूएम ने बैक ऑफ किया तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, हमने पार्लियामेंट की सेंस ले लिया, नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी बात अगर वहां तक मानी जाए दुरुस्त होगी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो डिटरमिन अब हुई है। अब जो सिचुएशन आई है इसके बाद आपको क्या लगता है कि ट्रिगर जो है वो कौन कौन हुआ? फिर क्या इसका कोई, इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं इस जो जजमेंट के अंदर, के कोई इसका लिंक बनता है कहीं और? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस जजमेंट में। पूरे एक सफ़े की जजमेंट है, अखबार के एक सफ़े की, पता नहीं कितने सफ़े, मैंने एक्चुअल तो नहीं देखा, मगर अखबार में जो छपा है की वो शॉर्ट ऑर्डर है, पूरे अखबार का एक सफ़े में वो एक सफ़े बिल्कुल शॉर्ट ऑर्डर है। उसमें 3-4 सेक्शंस बड़े दिलचस्प हैं, बाकी सारी बातें तो समझ आती है। वो जो सेक्शन आर्टिकल 62 और 62 का जो जिक्र आया, 62 और 63, बिल्कुल वो क्या चीज है? अब आर्टिकल 62 और 63 को लाना, कहना कि ये उसके तहत भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मैं समझता हूं बहुत ही अहम बात है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और आप तो वकील हैं, आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि आर्टिकल 62 है क्या? आर्टिकल 62 वही थी, एक आर्टिकल 62 तो बताता है कि क्वालिफिकेशन क्या है टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, सगेशियस होना चाहिए, दयानतदारी और कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। फिर ग्राउंड्स 63 में बताए गए हैं कि डिसक्वालिफिकेशन किस बिना पर हो सकती है, उसके ऊपर भी कि आप कॉन्विक्टेड हैं या आप, अरे भाई, अनसाउंड माइंड, एग्जैक्टली, आपकी जहन जो है वो हिला नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए आपके जहन में। आपका जो किरदार है वो अच्छा होना चाहिए। अब किरदार के लिए तो कोई एविडेंस नहीं चाहिए होती ना, किरदार तो लोगों का नजर भी आता है और रेपुटेशन भी होती है, और कभी कभी वो पूरी एविडेंस मिलती भी नहीं है, मगर लोगों का किरदार तो एक परसेप्शन की बात होती है ना, कि फलाना बंदे का किरदार अच्छा है, फलाने बंदे का किरदार अच्छा नहीं है, हालांकि वो दूसरा बंदा जेल ना भी गया हो। तो ये उसमें दोनों जो आर्टिकल्स हैं उसमें किरदार की बात की गई है, जहन की बात की गई है। अब जहन को कैसे पहचाना जाए, ये तो दुनिया में कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है कि जहन को कैसे पहचाना जाए, माइंड साउंड है या नहीं। तो और उसमें एक बहुत अहम बात लिखी है, आप वकील हैं, आपको बताना चाहिए। लिखा ये है कि ये डिटरमिन कौन करेगा, कौन फैसला करेगा कि फलाना इंसान साउंड माइंड है या नहीं है, किरदार अच्छा है या बुरा है, अच्छा मुसलमान है या नहीं है, कौन फैसला करेगा? उसमें ये लिखा है ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट हो सकता है? यानी के सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत कौन बंदा पार्लियामेंट का हिस्सा हो सकता है या नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि लोग कहते हैं प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी है अंडर आर्टिकल 248, गालबन यही है ना, बिल्कुल, कि जी वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उनको निकाला जाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? इम्पीचमेंट। कल आप देखिएगा पिटिशंस आएंगी, डिस्क्वालिफिकेशन, लिख लीजिए, डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन आएंगी। उनके ऊपर 2 ग्राउंड साइट होंगी। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन करे कि जरदारी साहब आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर बैठते हैं कि नहीं बैठते। उसका काउंटर ये होगा, अरे भाई वो तो पार्लियामेंट के ऊपर है, जरदारी साहब तो प्रेसिडेंट हैं। फिर जवाब आएगा, नहीं, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो वही है प्रेसिडेंट इलेक्ट होने की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, एग्जैक्टली। तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं मुनीब कि ये जो जिक्र आ गया 62 और 63 का, अब आगे देखिएगा खेल कैसे चलती है, ये इसका असर प्रेसिडेंट साहब के ऊपर होगा। शेठी साहब, हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, 62 और 63 आर्टिकल के हवाले से जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो आपने अभी तक सुनी है, इसके ऊपर मजीद हम डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।